प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप पढ़ाई का भी आनंद ले रहे हैं। तो ज़्यादा बातें न करके कुछ नए चीज़ों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ आज एक नए बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे और मुझे आशा है कि आपको वह बिंदु अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें यह सूचित करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, यह जो बिंदु पढ़ाया गया यह हमें पूरी तरह से समझ में आया, हमने इसका लाभ लिया, हमें यह बोधगम्य हुआ और हम फिर इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक एक नए बिंदु को जोड़ करके और आपको अंग्रेजी की कक्षा के साथ हिंदी की कक्षा में भी आपको साथ ले चलेंगे। तो आज का जो हमारा बिंदु है वह हमारा बिंदु है हिंदी भाषा एवं व्याकरण। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जब से होश संभाले हैं, जब से आपने अपना नामांकन कराया है, तब से आप इस शब्द से पूरी तरह से परिचित हैं। हिंदी शब्द से क्या क्या विशेष चीज़ें, विशेष तथ्य इनमें छिपा हुआ है कि हम आप आज इससे परिचित होंगे। और यह जो आज की हमारी कक्षा है यह सिर्फ 11-12 के लिए ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ बताऊँगा जो प्रतियोगी छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। साथ ही साथ हमारे जो 9th 10th या जूनियर के बच्चे जो हैं उनके लिए भी यह वीडियो बड़ी लाभप्रद होगी। तो हम चर्चा करते हैं हिंदी की। अगर यहीं से पहला प्रश्न आपसे पुटअप किया जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा से आया है, मैंने पहला प्रश्न लिखा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। देखिए, किसी भी बिंदु को पढ़ने से पहले उस बिंदु के बारे में खूब अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करके, अच्छी तरह से उसकी प्रस्तावना को समझ करके, उसके मूलभूत तत्वों को पढ़ करके अगर हम उस बिंदु का अध्ययन करते हैं तो मेरी समझ से वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी और फिर वह कभी भी आपसे अलग नहीं होंगी। तो जो मैंने पहला प्रश्न यहाँ पुटअप किया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, और अगर ऑप्शन के रूप में मैं आपको ऑप्शन दूं, पहला पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा अरबी और चौथा फारसी। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी किस भाषा का शब्द है। देखिए, जो शब्दावली होती है, शब्दावली पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा आया हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो हम शब्दावली पर ध्यान देंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। अभी मैं चर्चा करूंगा कि हिंदी क्या है और हिंदी कैसे आई है, लेकिन पहले इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ आपको कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो मेरी समझ से जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा, जो आपकी पहली रिप्लाई होगी, वह आपकी पहली रिप्लाई क्या होगी, संस्कृत होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि शब्दावली का अंतर होता है। यहाँ पूछ रहा है हिंदी किस भाषा का शब्द है और ऑप्शन में आपको पाली, संस्कृत, अरबी और फारसी दिया गया। तो बेटा, हिंदी जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगर प्रश्न यह उठता कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, मैंने क्या बताया कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वहाँ जो आपका जवाब होता वह क्या होता, संस्कृत होता। तो मैंने आपको बताया कि शब्दावली का अंतर है, शब्दों के हेर फेर से बड़ा परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो आपको जवाब मिला कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब मैं कुछ तथ्यों को बताऊंगा, बहुत डीपली नहीं ले जाऊंगा, बहुत गहराई में नहीं ले जाऊंगा आपको।
क्योंकि आप एकेडमिक जोन के बच्चे हैं, आप जब कंपटीशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको विधिवत पढ़ाई जाएंगी। तो आप सिर्फ उन चीज़ों को अध्ययन करिए कि जो चीज़ें आपसे विशेष रूप से संबंधित हैं। हिंदी मैंने आपको बताया फारसी भाषा का शब्द है। वास्तव में जब हम बात करते हैं फारसी भाषा की, किस भाषा की? फारसी भाषा की। सर्वप्रथम जब फारस के लोग हिंदुस्तान आए तो उन्होंने क्या कहा कि वो किस रास्ते से आए थे? वो सिंधु नदी के रास्ते से आए थे। किस नदी के रास्ते से आए थे? सिंधु नदी के रास्ते से आए थे। और जब वो सिंधु नदी के रास्ते से आए तो उन्होंने इस सिंधु को हिंदू कहा। इस सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा, क्योंकि जो फारसी थे वो इस स का जो उच्चारण था, जो इस स का प्रोनाउंसिएशन था, वह किस रूप में जानते थे? ह के रूप में जानते थे। किस रूप में जानते थे? ह के रूप में जानते थे। तो इन्होंने सिंधु न कह करके क्या कहा? हिंदू कहा। और बाद में यहाँ से उ वर्ण जो है, यह उ वर्ण का लोप हो गया। इस वर्ण का उ वर्ण का क्या हो गया? लोप हो गया। और जब उ वर्ण का लोप हो गया तो यहाँ शब्द क्या बचा? हिंद बचा। क्या बचा? हिंद बचा। और बाद में इस हिंद में इक प्रत्यय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? इक प्रत्यय जोड़ा गया। और इस इक प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द हमें मिला वह क्या मिला? हिंदीक मिला। क्या मिला? हिंदीक मिला। हिंद में हमने इक प्रत्यय जोड़ा और हिंद में इक प्रत्यय जोड़ने पर जो हमें नया शब्द प्राप्त हुआ वह हमें क्या मिला? हिंदीक मिला। और बाद में यहाँ जब का लोप हो गया तो इस का लोप हो जाने के कारण हमें जो मूल शब्द प्राप्त हुआ वह क्या हुआ? हिंदी। क्या हुआ? हिंदी। तो एक प्रश्न जो मैंने यहाँ आपसे पुटअप किया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपका जो ऑप्शन था फारसी भाषा का शब्द है। क्यों फारसी भाषा का शब्द है? इसका भी उत्तर आपको मिल गया होगा कि हिंदी का अगर फारसी भाषा का शब्द है तो वह क्यों है, इसका भी जवाब आपके सामने मिला। अब यहीं से दूसरा प्रश्न आपका बनता है, अगर मैं यह पूछूं कि हिंदी का उद्गम या हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उसका जवाब आप क्या देंगे कि हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? देखिए बेटा, जब प्रश्न निकलता है तो उस प्रश्न का उत्तर मिलता है और प्रश्नों को हमेशा घुमा करके, प्रश्नों को हमेशा एक एक बिंदुओं से जोड़ करके अगर प्रश्न उठता है तो उस टॉपिक को पढ़ने पर, उस बिंदु को पढ़ने पर, उस विषय वस्तु को पढ़ने पर बड़ा आनंद आता है। एक प्रश्न मैंने रखा था कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो वहाँ से हमें जो उत्तर मिला वो हमने सीखा। दूसरा शब्द हमने लिखा कि हिंदी की आदि जननी क्या है, मतलब हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आपको पता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। और संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है कि जिसे क्या कहा जाता है? आदि भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि भाषा कहा जाता है। संस्कृत से ही सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि यह क्या है। वास्तव में संस्कृत देवताओं की भाषा थी, इसे देववाणी कहा जाता है। संस्कृत इतनी क्लिष्ट थी, इतनी कठिन थी कि हर आम आदमी के लिए यह बड़ी ही दुर्गम थी, बड़ी ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। तो इसको सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इसे दो भागों में बांट दिया गया। वह दो भाग क्या हुए? एक आपका था वैदिक संस्कृत, और दूसरा जो आपका बना यह क्या बना? लौकिक बना। क्या बना? लौकिक संस्कृत।
मैं चर्चा कर रहा हूं कि हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है। मैं संस्कृत आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। सिर्फ मेरा मतलब क्या है कि मैं आपको उस बिंदु से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस बिंदु को आप आज तक पढ़ते हुए चले आए, लेकिन आप उसकी प्रस्तावना में नहीं गए, आपको सिखाया नहीं गया और आपने स्वयं भी सीखने का प्रयास नहीं किया कि हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसका परिचय क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसके बारे में हमें कितनी जानकारी है। तो संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आप जानते हैं कि जो भी हमारे वेद हैं वह किस में लिखे गए, वैदिक संस्कृत में लिखे गए। उन्हें पढ़ना असाधारण था, वह साधारण चीज नहीं थी, उसे और सरलतम ढंग में प्रस्तुत किया गया। किस माध्यम से? लौकिक संस्कृत के माध्यम से। इस लौकिक संस्कृत को परिवर्तित किया गया पाली भाषा में। पाली से आई प्राकृत, प्राकृत से आई अपभ्रंश, अपभ्रंश से आई अवहट, अवहट से आई सौरसेनी और सौरसेनी से आई। अब आप ध्यान दीजिए कि हिंदी का सफर आसान नहीं था। संस्कृत से निकली, संस्कृत से कन्वर्ट हुई लौकिक में, लौकिक से आई पाली में, पाली से आई प्राकृत में, प्राकृत से आई अपभ्रंश में, फिर आई अवहट्ट में और फिर आई सौरसेनी में। सौरसेनी के बाद क्या हमें मिली? हिंदी मिली। तो यहाँ से यात्रा करते हुए जब हिंदी यहाँ पर आई तो हमें यह सीधा सीधा उत्तर मिल गया कि हिंदी की जो आदि जननी है वह आदि जननी क्या है? संस्कृत है। वह आदि जननी क्या है? संस्कृत है। अब अगर यहीं से एक प्रश्न और पुटअप किया जाए कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आपका जवाब होगा कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। प्रश्न आपका जिस ढंग से पूछा जाएगा उत्तर भी आपका उसी ढंग से देना है। पहला प्रश्न क्या था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? आपने उत्तर बताया कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्यों है? इसका भी रीजन मैंने आपको दिया। दूसरा क्वेश्चन पुटअप हुआ कि हिंदी का उद्गम किस भाषा से हुआ है, तो जवाब आपका क्या था? संस्कृत था। अगर कभी आपसे अनुक्रम पूछ लेता है तो आप अनुक्रम क्या पढ़ेंगे कि संस्कृत को पहले वैदिक और लौकिक में परिवर्तित किया गया। लौकिक से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आया, फिर अवहट्ट आया और फिर सौरसेनी आई। उसके बाद क्या हमें मिली? हिंदी मिली। और आपको पता होगा कि 14 सितंबर सन 1949, 14 सितंबर सन 1949 को हमारी इसी हिंदी भाषा को, मैंने क्या बताया कि 14 सितंबर 1949, मेरी समझ से इस डेट से आप परिचित होंगे। जी हाँ, इस डेट को किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में। आप जब सोशल अध्ययन करते हैं, जब आप जीएस का अध्ययन करते हैं तो आपने इस प्रश्न को रटा होगा कई बार कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इस हिंदी दिवस को मनाने का रीजन क्या था कि अगर यहीं से एक प्रश्न यह बनाया जाए कि हिंदी मातृभाषा है, हिंदी मातृभाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, या हिंदी एक बोली। ये मैंने 4 बिंदुओं को लिखा है कि हिंदी क्या है, हिंदी कौन सी भाषा है। क्या हिंदी मातृभाषा है, क्या हिंदी राजभाषा है, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है, अथवा हिंदी बोली है। तो आपका जवाब क्या होगा? आप समझिएगा एक एक बिंदु को। मैं इन सारे बिंदुओं का अध्ययन आपको कराऊंगा और आप स्वयं जवाब देंगे जिस प्रश्न को मैंने पूछा है। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि हिंदी कौन सी भाषा है, तो आपका जवाब क्या होगा? पहले आप एक एक बिंदु को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने लिखा मातृभाषा। एक ऑप्शन हमारा है मातृभाषा। यह मातृभाषा क्या होती है? क्या हिंदी को मातृभाषा कहा जा सकता है? मातृभाषा वह भाषा होती है कि जिसे हम अपने परिवार या
एक विशेष क्षेत्र में बोलते हैं, अपने परिवार या एक विशेष क्षेत्र में बोलते हैं, वह क्या होती है? मातृभाषा होती है। अगर हम बात करें बोली की, तो बोली क्या है? यह भी एक निश्चित क्षेत्र में ही बोली जाती है, एक निश्चित क्षेत्र में ही बोली जाती है। अगर बात यहां हम करें राजभाषा की, तो राजभाषा का अर्थ क्या होता है कि हमारे जो भी सरकारी कागज हैं, जो भी हमारे सरकारी क्रियाकलाप हैं, जिस भाषा में लिपिबद्ध होते हैं, वह भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। तो जो भी हमारे सरकारी दस्तावेज हैं, जो भी सरकारी कागजात हैं, वह किस भाषा में लिखे मिलते हैं? हमें हिंदी भाषा में मिलते हैं। किस भाषा में मिलते हैं? हिंदी भाषा में मिलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। अगर हम यहाँ बात करें राष्ट्रभाषा की, तो राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी भाषा जो संपूर्ण नेशन में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। अब आप यहाँ पर अंतर देखिए कि अगर हम फैजाबाद के निवासी हैं, तो वहां हम क्या बोलते हैं? अवधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवधी बोलते हैं। अगर हम आजमगढ़ के निवासी हैं, तो हम क्या बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं। अंतर आप देख रहे हैं। अगर हम बिहार के हैं, तो हम बिहारी बोलते हैं। अगर हम बंगाल के हैं, तो हम बंगाली बोलते हैं। तो राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या हुआ कि वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती हो, वह क्या होती है? राष्ट्रभाषा। तो मेरा जो प्रश्न है, क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है? जी नहीं, क्योंकि अगर कहीं पर आप देख रहे हैं कि हिंदी बोला जा रहा है, तो कहीं आप देख रहे हैं बंगला बोला जा रहा है, कहीं उड़िया बोला जा रहा है, कहीं कन्नड़ बोला जा रहा है, कहीं मराठी बोली जा रही है। तो इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा न दे करके हिंदी को कौन सी भाषा की संज्ञा दी गई? राजभाषा की संज्ञा दी गई। कौन सी भाषा की संज्ञा दी गई? राजभाषा की संज्ञा दी गई। अगर यहाँ हम बात करें मातृभाषा की, तो वह मातृभाषा हमारी जो मदर टंग होती है, वह मदर टंग किस रूप में होती है कि वह भाषा जो हम अपने परिवार के साथ बोलते हैं। किसके साथ बोलते हैं? परिवार के साथ बोलते हैं। वह क्या होती है? मातृभाषा होती है। तो जो मैंने आपको डेट नोट कराई 14 सितंबर 1949, जिसे क्या कहते हैं? हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर 1949 को ही इस हिंदी को राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो मेरी समझ से आपको यह टॉपिक समझ में आया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है या मातृभाषा है, और यह भी आपको पता चला कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। अब इसको ज़्यादा गहराई में न ले जा करके मैं अगले बिंदुओं की चर्चा करता हूँ, भाषा और व्याकरण। अगर हम बात करें भाषा, ध्यान से इस बात को आप समझिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताने की कोशिश करिएगा कि मैंने जो आपको बताया ये चीज़ें आपको समझ में आई अथवा नहीं। अगर कहीं पर कुछ त्रुटि होती है या आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत होती है, तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगला शब्द है यहाँ पर भाषा। भाषा क्या होती है? मैं एक एक बिंदु को आपको जोड़ करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा और उसे पूरी तरह से ओपन करके पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी तथ्य आपसे छिपा न रहे। अगर बात हम यह करें भाषा की, तो भाषा क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसका परिचय प्राप्त करेंगे कि भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ है? भाष धातु से हुआ है। अब आप देखिए यह धातु क्या है? यह विज्ञान का मेटल नहीं है। यह धातु क्या है? यह धातु संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इस संस्कृत भाषा में
धातु शब्द जो है उसे हिंदी भाषा में क्रिया के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? क्रिया के रूप में जानते हैं। जब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा और उस व्याकरण के अंतर्गत जब मैं आपको वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार एक एक बिंदु को आपको मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होती जाएंगी कि क्रिया क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कहाँ पर कौन सी क्रिया प्रयोग की जाती है। तो हम बात करते हैं कि यह धातु शब्द जो है, यह धातु शब्द हिंदी में क्या मतलब रखता है? क्रिया का मतलब रखता है। और अगर क्रिया है तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना या होना। क्योंकि जो भी काम होते हैं या तो काम किए जाते हैं या तो काम हो जाते हैं। तो क्रिया का अर्थ क्या है? करना या होना। तो सीधा सीधा अर्थ हो गया, जो भास शब्द था, इस भास शब्द का अर्थ हो गया विचार व्यक्त करना। इसका अर्थ क्या हो गया? विचार व्यक्त करना। अगर भाषा शब्द है तो भाषा का निर्माण किससे हुआ है? भास धातु से हुआ है। और यह भास धातु जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या हुआ? विचार व्यक्त करना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यह विचार क्या है, तो विचार क्या है? विचार आपकी आध्वन्यात्मक इकाई है। विचार आपकी क्या है? एक आध्वन्यात्मक इकाई है। मेरा अर्थ समझे कहने का आपका है क्या है? विचार जैसे मेरे मन में क्या विचार है, मैं इसे व्यक्त नहीं कर रहा हूं, और अगर इसे मैं व्यक्त करूंगा तो इसे व्यक्त करने का माध्यम क्या होगा? या तो मौखिक होगा, या तो लिखित होगा, या तो सांकेतिक होगा। तो जब यह विचार मेरे मन के अंदर है, मेरी आत्मा के अंदर है, तो यह विचार अपने आप में क्या हुआ? एक आध्वन्यात्मक इकाई हुआ। क्या हुआ? एक आध्वन्यात्मक इकाई हुआ। अब आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति ए है और यह एक व्यक्ति बी। यह आप अमर समझ लीजिए, इसे आप ब्रजेश समझ लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये अमर अगर ब्रजेश से कुछ कहना चाहता है, या ब्रजेश अमर से कुछ कहना चाहता है, इसके मन में जो है वह इसे बताना चाहता है, या इसके मन में जो है वह इसे बताना चाहता है, तो यह क्या बताना चाहता है? अपने विचार को बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? अपने विचार को बताना चाहता है। और जब तक यह बताना नहीं चाहता था तब तक वह क्या रही? आध्वन्यात्मक इकाई रही। क्या रही वह? आध्वन्यात्मक इकाई रही। लेकिन जैसे ही इसने संप्रेषण किया, जैसे ही इसने कोडिंग डिकोडिंग की, तो यहाँ अर्थ क्या निकला कि जो इसका साधन था, विचार को प्रकट करने का जो साधन था, वह साधन ही क्या कहलाया? वह आपका क्या कहलाया? भाषा कहलाई। क्या कहलाई? भाषा कहलाई। जो विचार प्रकट करने का उसका साधन था, चाहे वह लिखित रहा हो, चाहे वह मौखिक रहा हो, चाहे वह सांकेतिक रहा हो, इन तीनों माध्यमों से, किसी भी माध्यम से उसने क्या किया? अपने विचारों का संप्रेषण किया, अपने विचारों को व्यक्त किया। किस माध्यम से? लिखित, मौखिक या सांकेतिक। तो वही साधन, वही माध्यम आपका क्या कहलाया? भाषा कहलाई। क्या कहलाई? भाषा कहलाई। तो मेरी समझ से आप भाषा शब्द से भी परिचित हो गए होंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है, वह हमारा अगला टॉपिक क्या है? व्याकरण। अगर हम बात करें व्याकरण की, आप सभी लोग जानते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है, एक प्रबल इच्छा होती है कि सर हमें व्याकरण पढ़ा दीजिए। वास्तव में अगर व्याकरण आपको नहीं पता है तो आपको कोई भी भाषा ना तो आसानी से आप लिख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम चर्चा करें व्याकरण की कि व्याकरण क्या है। अगर हम व्याकरण की बात करें तो इस व्याकरण को अगर हम शब्द विग्रह के माध्यम से समझना चाहें तो हुआ वी धन आ धन करण। ध्यान से समझिएगा, वी योग आ योग करण। अगर यहाँ मैं व्याकरण को देखूं तो व्याकरण का जो हमने शब्द विग्रह किया है तो हमें ये तीन चीजें हमारे जेहन में आई
कि वियोग आयोग करण। अगर यहाँ हम बात करें कि इस व्याकरण का जो मूल शब्द है, जिसे आप रूट वर्ड कहते हैं, इस व्याकरण शब्द का जो मूल शब्द है वह मूल शब्द क्या है, तो हमने जब इसका शब्द विग्रह किया वियोग आयोग करण, तो हमें इसका जो मूल शब्द मिला वह हमें क्या मिला, करण मिला। तो व्याकरण में अगर यह प्रश्न आपसे पुटअप कर दिया जाए कि व्याकरण शब्द में मूल शब्द क्या है, रूट वर्ड क्या है, तो आपका जो रिप्लाई होगा, जो आपका आंसर होगा, जो आपका उत्तर होगा वह क्या होगा, करण होगा। तो अगर यह रूट वर्ड करण है तो इसके पहले ये जो दो शब्द बने हुए हैं इन्हें क्या कहा जा सकता है, तो आप ये जानते हैं कि जब हम मूल शब्दों के पहले कुछ शब्दों को जोड़ते हैं तो उन्हें उपसर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उपसर्ग के नाम से। कब, जब हम मूल शब्द में पहले कुछ शब्दों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो जो जुड़ने वाले शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और जब हम मूल शब्द में बाद में जोड़ते हैं तो उन बाद वाले जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इस बिंदु को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कितने हिंदी में प्रत्यय होते हैं, कितने संस्कृत में प्रत्यय होते हैं, या उपसर्ग कितने होते हैं, ये सारी चीजें आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो हमें मिला कि अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि व्याकरण में मूल शब्द क्या है, तो आपका जवाब हुआ करण। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्याकरण कितने उपसर्गों से मिलकर के बना है, तो आपका जवाब होगा व्याकरण दो उपसर्गों से मिलकर के बना है, एक है वी और दूसरा है आ। तो इस व्याकरण से आप परिचित हुए कि व्याकरण का अगर हम शब्द विग्रह करें तो वी योग आ योग करण। यहाँ से अगर हम प्रश्न पुटअप करने की कोशिश करें तो करण क्या है, यह मूल शब्द है। करण क्या है, यह मूल शब्द है। वी और आ क्या है, ये दोनों अपने आप में उपसर्ग हैं। तो व्याकरण में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, वो दोनों उपसर्ग क्या हैं, वी हैं और आ हैं। अगर हम बात करें कि इस व्याकरण के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, तो देखिए व्याकरण में आपको तीन ही चीजें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि तीन ही चीजों का निर्माण मिलकर के वी योग आ योग करण से जो व्याकरण का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक आपको पढ़ना है वर्ण विचार, एक आपको पढ़ना है शब्द विचार, और एक आपको पढ़ना है वाक्य विचार। यह तीन शब्द व्याकरण में पढ़ने हैं, लेकिन वास्तव में ये तीन शब्द क्या हैं, ये तीन शब्द अपने आप में एक सागर की भांति हैं कि आप जितना गोता लगाते रहेंगे आप इसकी गहराई को कभी नाप नहीं सकते हैं। इस वर्ण विचार के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, ये जो वर्ण हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, ये कितने हैं, इसी में आपको स्वर व्यंजन पढ़ना है। फिर स्वर व्यंजन के साथ साथ आपको अल्प प्राण महाप्राण पढ़ना है। फिर आपको इसी में स्वघोष और अघोष पढ़ना है। फिर आपको स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वर्ण विचार में ही आपको कम से कम 7 डेज लग जाएंगे इसे कंप्लीट करने में। फिर आपका शब्द विचार है। इस शब्द विचार में आपका कुछ भी नहीं छूटता है। इसी में आपका पर्यायवाची, इसी में आपका विपरीत, इसी में आपका एक वाक्य के लिए एक शब्द, इसी में आपका मुहावरे, मतलब जितना भी आपका मुख्य पोर्शन होता है सब शब्द भंडार का जो भी आपका टॉपिक है, इसी में आपके उपसर्ग हो जाएंगे, इसी में आपके प्रत्यय हो जाएंगे, इसी में आपको समोच्चारी शब्द मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। यहीं पर आपको उन चीज़ों को पढ़ना है कि जो अलग अलग शब्द, जैसे अरबी भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द, तुर्की भाषा का शब्द, या जो आपके अन्य भाषाओं के शब्द हैं, वो सारी चीज़ें आपको शब्द भंडार में मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। जो आपका वाक्य विचार है, इस वाक्य विचार जो अंतिम टॉपिक रखा गया है, इस वाक्य विचार के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से हम वाक्य की संरचना करते हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि इन्हीं तीन बिंदुओं पर पूरी व्याकरण सिमट करके रह जाती है
और अगर इन 3 बिंदुओं का हम अच्छी तरह से अध्ययन कर लें तो जो हमारा यह बिंदु है व्याकरण, यह व्याकरण हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज की कक्षा में आपको जो मैंने बताया कि हिंदी के बारे में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, फिर हमने भाषा के बारे में आपको बताया, फिर हमने व्याकरण के बारे में आपको बताया। आप इस वीडियो को देखिएगा और देख करके आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि अगर यह टॉपिक, यह बिंदु आपको समझ में आया है तो जो आगे की चीज़ें हैं मैं इसको आपको एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ करके पढ़ाऊंगा। और ये जो आपका व्याकरण का पूरा पोर्शन है, साहित्य को छोड़ करके इस पूरे व्याकरण के पोर्शन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी बिंदु अछूता नहीं होगा और वो चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिसके लिए लड़के बाहर जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं, स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं, खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इस विद्यालय के माध्यम से, आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। आपको सिर्फ नोट बनाना है, अपनी चीज़ों को तैयार रखना है और कोई भी टॉपिक आपका अछूता नहीं रहेगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगली क्लास में फिर आपको हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।